Parliament and state legislature according to Article 105 and 194। 100 अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के अनुसार क्रमशः का मतलब एक जो पहले बोलूंगा उस पे अप्लाई हो जाएगा। क्रमशः संसद और विधानमंडल को विशेषाधिकार समान रूप से मिले। लिखें 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद, privileges या विशेषाधिकार also मिनिमम एंड मैक्सिमम लिखिए, कम और ज्यादा थे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, एक लिखिए स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, publication of a right to publication of its proceedings, कार्रवाइयों के प्रकाशन का अधिकार, आप पार्लियामेंट के भीतर में कुछ भी बोलिए, है ना, वो देखेंगे स्पीकर कहता है ये असंसदीय है, इसको हम कार्रवाई से हटा रहे हैं। अगर आप गाली दे रहे हैं किसी को तो कार्रवाई से हटाएगा वो। कहीं संसद की कार्रवाई की नोटबुक में आपकी वो बात नहीं छपेगी। और कार्रवाइयों के प्रकाशन का अधिकार, ये आर्टिकल 105 में जाएंगे तो ये प्रोविजन मिलेंगे। अन्य बातों में संसद प्रत्येक सदन की, लिख लीजिएगा, अदर्स केसेस में, इन अदर केसेस members and power of committees privileges and immunities of each house of parliament or the state legislature, each house of parliament or the state legislature as the case may be, and of the member and the committee of each house। कहने का मतलब है कि अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो 44वें संविधान संशोधन से पहले थीं। Before the amendment, 44 amendment, and after the constitution and after the 44 constitutional amendment। नहीं क्लियर हो रहा है क्या बेटा?
44वें संविधान संशोधन के बाद आर्टिकल 1053 और आर्टिकल 1943 as the case may be provided that in other respects and privileges। 44वें संविधान संशोधन के बाद आर्टिकल 105(3) और 104 194(3), ठीक है ना, में अन्य विशेषाधिकार या अलग विशेषाधिकार की बात है। अब मैं लिखो 1969, लाइन बदल दीजिए। इंग्लैंड में विशेषाधिकार आ चुका था। इंग्लैंड हैज आल्सो प्रिविलेजेस इन 19 लिखा है क्या आपने? 1629 है, मैं उल्टा क्यों बोल रहा हूं? 1629 करिए। 1629 बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो विशेषाधिकार सब पहले कहां आया? हाँ, किस मामले में? ब्रैकेट में लिख लो, स्पीच में, बोलने में। 1679 दूसरी लाइन लिखिए, बिल ऑफ राइट्स, ये किसके लिए रहा? कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। इसमें यह कहा गया बेटा, समझ गया ना, कि अगर संसद में कोई भी भाषण, वक्तव्य न्यायालय में नहीं ले जा सकते आप। ये कब आ गया था इंग्लैंड में? 1629 में ही। अब बिल ऑफ राइट्स कब आ गया था? 1679 में। यानी इन सब केसेस में संसद में दिए गए कोई भी वक्तव्य होंगे, कोई भी स्पीच हो गया, उसे आप न्यायालय नहीं ले जा सकते। वो चाहे सोनिया गांधी की ही गाली दी गई हो, चाहे वहां कुछ भी, मतलब जितना ऊट पटांग गरियाना हो सकता हो गया हो, उसको आप पार्लियामेंट से बाहर नहीं ले जा सकते। 105 लिखें, आर्टिकल 105 इज द गारंटी ऑफ प्रिविलेज, विशेषाधिकार की गारंटी है। वन 1052 आल्सो प्रोहिबिट, रोकती है ना? क्या रोकती है? कि किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे। नॉट क्लेम्ड एनी कोर्ट ऑन प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, इसको लेकर के कहीं जाएंगे नहीं आप, कार्रवाई को लेकर के आप नहीं जा सकते। 105 में बट दो इसमें प्रोहिबिशन है, लिख लीजिएगा। दो निर्बंधन, निर्बंधन को क्या बोलेंगे? दो रोक लगी है, प्रोहिबिशन, इसके बावजूद, प्रिविलेज के बावजूद भी दो रोक है, ठीक है। फर्स्ट है संवैधानिक प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक उपबंध।
दूसरा है संसद द्वारा बनाए गए विनियमन, रेगुलेशन बोलेंगे इसको, रेगुलेशन डिजाइन बाई कह सकते हैं। अब जैसे क्या है, आर्टिकल 121 में जाएंगे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कर्तव्य आचरण की चर्चा पार्लियामेंट में नहीं करेंगे। तो एक प्रकार से रोके ही तो हो गया ना, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 121 में। तो एक क्या लिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिख रहा है ना बेटा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में कौन आएगा, आर्टिकल 121, कि आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के किसी भी एक्टिविटी को लेकर के आप चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यही चीज को तब छूट मिलता है जब उस जज के खिलाफ इम्पीचमेंट हो, तब आप चर्चा कर सकते हैं। तो यहां पर एक तो लिख लीजिएगा आर्टिकल 121, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की ड्यूटी को लेकर कुछ नहीं बोल सकते। लिख ले रही हो कि नहीं बेटा, हो जा रहा है ना। ये संवैधानिक ये प्रोविजंस हैं। अब आपसे वहां पे पूछ ले कि प्रिविलेजेस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहां पर इनको प्रोहिबिट किया गया है ना, तो आप यही आर्टिकल 121 को ला दीजिएगा। और मेंस लिखते समय भी जब लिखते हैं ना, तो जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिखते हैं ना, तो आप फट से यही एग्जाम्पल दे देते हैं, वहां पे एग्जामिनर क्लियर हो जाता है इसी की बात हो रहा है। यानी पूरे पार्लियामेंट में आप बोल सकते हैं, मतलब कहाँ नहीं बोल सकते हैं, यहां नहीं बोल सकते। एक लिखिएगा, लोकसभा के धारा सेक्शन 349 टू 356, ये मैं लोकसभा का जो नियम है उसकी धारा बता रहा हूं, या अनुच्छेद उसमें भी तो है ना, इस नियम के तहत उस नियम के तहत। संसद में अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। अशिष्ट भाषा, अशिष्ट आचरण, ये समझ गया ना। सदन की कार्रवाइयों का प्रकाशन हो गया, संसदीय कार्यों का ये। इसमें बच्चा एक लाइन लिखो, संसद लोक सेवक हैं। लिखो, संसद क्या है, लोक सेवक हैं। पार्लियामेंट्रियन इज आल्सो अ पब्लिक सर्वेंट। लिखो, करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988, करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1998 में यह शब्द लिखा हुआ है क्या, कि पार्लियामेंट्री, हाँ पब्लिक सर्वेंट लिख लीजिए। यह शब्द या लोक सेवक हैं, यह बात करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1998 में है। लिखें 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट add on a new article, article 361A, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी पार्लियामेंट के आदमी के प्रति कोई भी सजा फजा की बात तब तक नहीं होगी, ये वैसे 361 के प्रिविलेज में जाएंगे, राष्ट्रपति गवर्नर सबको मिला है, जब तक यह साबित ना हो जाए कि जो प्रकाशन दुर्भावना से किया गया। इसमें एक लाइन ऐसा लिख लीजिएगा, यह उपबंधित किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध
किसी व्यक्ति यानी किसी भी पर्सन का अगेंस्ट संसद की कार्रवाई को प्रकाशित करने में यानी कोई भी व्यक्ति संसद के जो प्रोसीडिंग है उसको पब्लिश करता है, वह न्यायालय तब तक दंड नहीं देगा जब तक यह न साबित हो जाए कि इसमें कोई उसका गलत इंटेंशन था। हाँ, ये कहने का मतलब इसमें लिखिएगा। लिख लिया ना ये? हाँ, नहीं लिखा क्या? कुछ क्या लिखा? एक विशेषाधिकार जोड़ दिया 361 बता दिया था ना। इसमें आप एक बच्चा एक काम कर लेना, तुम लोग पढ़ लो, लिखो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से पहले प्राप्त अधिकार। बिफोर, सिर्फ इतना लिख लेते कि बिफोर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट, गिरफ्तारी की स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, ठीक है। अगर बच्चा संसद का सत्र चल रहा है तो सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र के 40 दिन बाद आप अरेस्ट नहीं कर सकते। किसको? पार्लियामेंटेरियन को। ये अरेस्ट से इनको फ्रीडम मिला हुआ। गुप्त सत्र चलाने का अधिकार, राइट टू एक्सक्लूड, right to exclude strangers from its proceedings and hold sacred sessions। ऐसा कहा जाता है कि बहुत मतलब बारीक के अत्यंत महत्वपूर्ण कोई बात हो कि पार्लियामेंटेरियन के अलावा किसी को पता न चले तो आप सेक्रेट चलाते हैं। हो सकता है चलाते हैं, हम लोगों को ना पता हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड इस प्रकार का सत्र करता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। एग्जाम्पल लिख लीजिए चाहे। इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड आल्सो क्रिएटेड सेक्रेट, इस तरीके का चीजें करता था वो। यह राइट जो है इंडियन पार्लियामेंट को भी है, लेकिन इस प्रकार का सत्र अपवाद अवसर आते हैं, है ना। अभी तक कोई ऐसा अवसर खास। अब देखिए जैसे आजकल सरकारी बहुत मीटिंग कर रही है, मीटिंग की क्या बातें बतानी है नहीं भी बतानी है वो डिसाइड करेंगे। अब जैसे माना मोदी साहब इस समय क्या कर रहे हैं हमें क्या मालूम, वो तो टीवी वाले बताते हैं तो हमको पता चलता है, तो बताने ही ना दे किसी को। टीवी वालों को पीएमओ से 5 किलोमीटर दूर रखें। भाई हम फेसबुक में वही फोटो डालते हैं जो जो दिखाना चाहते हैं। फोटो तो और भी है लेकिन आपको थोड़ी पता है, वो तो मैंने डाला नहीं। तो ऐसे सरकार सेक्रेट सारी चीजें रखती है, जो चीज दिखा सकती है उसको बोलती दिखा दो। अगर सेक्रेट पार्लियामेंट सेशन करेगी तो वो बताएगी क्यों? क्योंकि सेक्रेट के लिए ही किया ही था। चलो गुप्तगू की कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए, चलो गुप्तगू की कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए, जो बात छुपानी है वही बता दी जाए।
ऐसे कैसे हो जाएगा? जब आपको छुपाना ही था तो फिर बता क्यों रहे हैं? कहते हैं एक बात था यार, बताने लायक तो नहीं है लेकिन यार बता देता हूँ। तो जब ससुर बताने लायक ही नहीं है तब भी काहे बता रहे हो? इसको बोलते हैं कि पेट में बात नहीं पचना। कार्रवाइयों के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार, राइट टू प्रोहिबिट टू पब्लिकेशन ऑफ इट्स रिपोर्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स। ज्यादातर चीजें हमने इंग्लैंड से लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखेंगे तो इंग्लैंड में तो था, वो अधिकार हमारे पास भी है, ये कर सकते हैं। ठीक है। एक सर्च लाइट इस केस था एक, लिख लीजिएगा, केस का नाम है सर्च लाइट। जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के विचार के लिए आया था एक सर्च लाइट केस। असल में ऐसा हुआ था कि बिहार में, इसको कहानी समझ लेंगे क्लियर हो जाएगा, बिहार के विधानमंडल में चर्चा चल रही थी तो कुछ असंसदीय जो बातें थी उसको वहां के स्पीकर ने उससे बाहर कर दिया। ये संसद की मतलब विचार से उसको बाहर कर दिया, लेकिन छापने वाले ने उस बात को भी छाप दिया जो स्पीकर ने बाहर कर दिया था। ठीक है। तो अब यहां पर अभी आपने देखा होगा कि हमने क्या कहा कि अगर आपने कोई चीज पब्लिश किया है तो पब्लिश करने का इंटेंशन क्या है आपका, राइट? अगर इंटेंशन सही पाया गया तो ठीक है, जो पार्लियामेंट में हुआ आपने छाप दिया। अगर स्पीकर उस बात को हटा दिया है नियमावली से, फिर भी आप उसको अखबार में प्रकाशित करेंगे तो छन्नी लगा के तो उसने छाना, लेकिन आपने तो ऐसे ही छाप दिया, तो इससे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो सकता है, मानहानि कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय क्या दिया था? उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सदन की कार्रवाइयों को प्रकाशन को रोक लगाने का अधिकार है सदन को। हाँ, ये कहा था कि जो असेंबली है वो अपने प्रोसीडिंग को पब्लिश होने से रोक सकती है। ठीक। जो चीज नियम में उसने शामिल ही नहीं किया, आपने उसको प्रकाशित किया, इसका मतलब उसको अपने, जैसे हमने अचार लिया ही नहीं और सारा अचार का डब्बा हमने खाया, आरोप लगाएंगे तो इसके उत्तरदायी कौन होगा? जो छापा है। तो उसने कहा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो पब्लिशर है। अब उसमें अगर वहां का विधानमंडल उसको सजा दे, कुछ करे, वो डिसाइड कर ले, मानहानि करे, वो जाने। नहीं क्लियर हुए? नहीं क्लियर हुआ बेटा? ऐसा हुआ, विधानमंडल ने क्या किया कि जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विधानमंडल रोक रहा है उसको आप नहीं छाप सकते। मतलब वहां पर अगर गाली दी गई है, आप सुन भी लिए हैं गाली दी गई, लेकिन वो अपनी कार्रवाई में शामिल नहीं किया है, तो सवेरे गाली अखबार में नहीं छापेंगे आप। अगर आप छापेंगे तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। अब विधानमंडल तय करेगा कि आपके साथ क्या करे। आपने देखे हो कि विधानमंडल मानहानि भी कर देता है और सीधे विधानमंडल गिरफ्तार करवा के जेल भेजवा सकता है। और एक लिख लीजिएगा, राइट टू रेगुलेट इंटरनल प्रोसीडिंग्स, कार्रवाइयों का भी नियमन कर लीजिए।
एक और लिख सकते हैं, राइट टू पनिश मेंबर आर आउटसाइडर फॉर कंटेम्प्ट। सदन के अवमानना के दंड देने की शक्ति अपने आदमी को भी दे सकते, बाहरी को भी दे सकते हैं। अपने को भी दे सकते हैं और बाहरी को भी। राइट टू पनिश मेंबर्स ऑफ आउटसाइडर्स फॉर कंटेम्प्ट। अगर प्रिविलेजेस के या अवमान या किसी तरीके से कोई घटना किया है तो उसे दंडित कर देगा। जैसे आपको ओमपुरी का नाम सुना आपने? हाँ, उन्होंने अन्ना हजारे के मंच से बोला था, दिल्ली में जब करप्शन के अगेंस्ट जो है मूवमेंट चल रहा था, लोकपाल बिल को लेकर के जो था, तो उस समय उन्होंने, ओमपुरी अब तो जिंदा नहीं है, उस समय उन्होंने कहा था कि ये पार्लियामेंट में बैठे हुए जो नालायक हैं, ये नालायकों को, ऐसा वैसा वर्ड बोला था। तो पार्लियामेंट के लोगों ने इन पर कंटेम्प्ट करने की बात की, तो इन्होंने फिर माफी मांग लिया था, तो बात खत्म हो गई। एक हेडिंग बनाएंगे, द यूनियन टेरिटरी एंड ट्राइबल एरियाज। वैसे इनसे सवाल बहुत कम आते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। आर्टिकल 239 से लेकर के 244 ए 244 ए के बीच में इसको पढ़ना है। एक तो ये पढ़ना है कि आर्टिकल 239, यूनियन टेरिटरी का नाम सुने हैं ना? 2 यूनियन टेरिटरी हैं हमारे यहाँ, दिल्ली और पांडिचेरी। अभी तक आपने स्टेट पढ़ा, इसके पहले पार्लियामेंट, संघ, यूनियन पढ़ा, अब थोड़ा यूनियन टेरिटरी बचा हुआ है। तो यूनियन टेरिटरी में एक लाइन चाहे तो लिखना चाहें, द एडमिनिस्ट्रेटर सो अपॉइंटेड हैज such power as may be conferred on him by the president. ठीक है, लिखिएगा, संघ राज्य क्षेत्र में नियुक्त प्रशासक की वे शक्तियां होंगी जो प्रेसिडेंट द्वारा प्रदान की जाएंगी। The union executive and parliament are supreme in case of union territory. The union executive and parliament are supreme in case of a union territory. संघ राज्य क्षेत्र के मामले में केंद्र की कार्यपालिका और संसद ही सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। लिखें, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर, हेडिंग बनाइए, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर यूनियन टेरिटरीज। इसमें बच्चा लिख लो,
239 आर्टिकल। कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल यानी संघ शासित क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन। विधानमंडल बनाएंगे या मंत्रिपरिषद बनाएंगे तो आर्टिकल 239 होगा। 239 में